नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का खबरें हिमाचल की में। कांग्रेस के दिग्गज नेता और 8 बार जीतकर विधानसभा पहुंचे पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने एनबी न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान जहां चुनावी समीकरण पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं ज्योतिषी तो नहीं, लेकिन हिमाचल की जनता के नब्ज बखूबी पहचानता हूं। यहाँ की जनता इस बार प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बना रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस लगभग 50 सीटें जीत रही है। आगे किन मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की, सुनाते हैं आपको। 14वीं विधानसभा के लिए 12 नवंबर को मतदान संपन्न हो चुका है। राजनीतिज्ञ इस दौरान काफी व्यस्त रहे, काफी अस्त व्यस्त भी कह सकते हैं, काफी इनकी जिंदगी रही। देर रात तक प्रचार चला। अब थोड़ा सा रिलैक्स्ड है, लेकिन धुकधुकी जरूर इनकी बढ़ी हुई होगी, क्योंकि 8 दिसंबर को मतगणना होनी है और ये मतगणना तय करेगी कि यहाँ पे सरकार किसकी बनने जा रही है। फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के दिग्गज नेता कौल सिंह ठाकुर। कौल सिंह ठाकुर मंडी से आते हैं और इनके जो दिग्गज नेता है ये, और ये जो अगर कांग्रेस जीतती है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे इनका नाम है। कौल सिंह जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले सर हम ये जानना चाहेंगे, कैसे रहे व्यस्तता भरे दिन, कैसे आप स्टार प्रचारक है, आपको बहुत सारा जिम्मेदारियां कांग्रेस की तरफ से दी गई थी, कितना हेक्टिक रहा शेड्यूल? बहुत हेक्टिक शुरू रहा और अब की बार ज़्यादा रिलैक्स्ड रहे, हम कोई टेंशन में नहीं रहे, क्योंकि लोगों का मूड जो है कांग्रेस के हक में था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ था। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का था। आम आदमी और गरीब मध्यम वर्ग महंगाई से मतलब परेशान था। और जयराम सरकार के जो 5 साल रहे हैं उसके कुशासन से हिमाचल की जनता हताश थी, मायूस थी, निराश थी। उन्हें कोई काम नहीं किया। और दूसरा, हिमाचल में सभी वर्ग जयराम सरकार से नाराज थे। चाहे कर्मचारियों की बात हो जो बहुत बड़ा योगदान देते हैं चुनाव में, चाहे किसानों की बात हो, चाहे बागवानों की बात हो, बागवान भी हड़ताल पे आए, सड़कों पे उतरे। चाहे हमारे ओपीएस के लोग थे, उनको जो है उनसे ठीक तरीके से बात नहीं की। और जयराम जी ने विधानसभा में यहाँ तक कहा कि ओपीएस अगर पेंशन लेनी हो तो कर्मचारी इस्तीफा दे और विधानसभा का चुनाव लड़े, जिससे वो बहुत आहत हुए हैं और हमें भी बड़ा बुरा लगा। और इसी तरह भ्रष्टाचार इस सरकार में चरम सीमा पर रहा है और कुछ विभागों में तो भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा हुआ है जिसकी हमने जो है एक चार्जशीट भी है जी दी है भाजपा के खिलाफ, और सरकार आने पर उस पर बाकायदा हम छानबीन करेंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उनको सजा जरूर देंगे। और हमारी चार्जशीट जो है वेल डॉक्यूमेंटेड चार्जशीट है, सिर्फ चार्जशीट के लिए आरोप हमने नहीं लगाए। और दूसरा था, विकास के काम सारे हिमाचल प्रदेश में ठप थे और मंडी जिला में सिर्फ 2 चुनाव क्षेत्रों में विकास हुआ है, बाकी 8 चुनाव क्षेत्र पूरी तरह नजरअंदाज किए गए हैं। एक मुख्यमंत्री का सराय चुनाव क्षेत्र और दूसरा जो है धर्मपुर, जो नंबर 2 का और सबसे भ्रष्ट मंत्री जिसके खिलाफ काफ़ी आरोप है, उनका चुनाव क्षेत्र धर्मपुर। इन 2 में विकास हुआ, बाकी 8 चुनाव क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ। तो लोगों में बहुत एक नाराजगी थी और लोगों ने उस नाराजगी को अपने वोट भाजपा के खिलाफ देकर के जो है प्रदर्शित किया है। इस बार कांग्रेस अगर सत्ता में आती है, आपको क्या लगता है कितनी सीट्स जीत कर आएगी? क्या प्रचंड बहुमत आएगा या फिर आपको लगता है कि कांग्रेस को निर्दलियों का सहारा लेना पड़ेगा? वैसे मैं जोशी तो नहीं हूँ, लेकिन हिमाचल के लोगों की नब्ज को पहचानता हूँ और हिमाचल प्रदेश का मैंने पहले दौरा भी किया है, चुनाव से पहले भी दौरा किया है। हिमाचल के लोग जो है, हिमाचल के मतदाता जयराम सरकार से बहुत दुखी थे, हताश थे, नाराज थे और वो बदलना चाहते हैं। और मेरे अनुमान के मुताबिक कांग्रेस पार्टी की अब जो चुनाव हुए 45 और 50 सीटों के बीच में आएगी और भारतीय जनता पार्टी जो है 15 और 20 सीटों के बीच में सीमित होकर के रह जाएगी, क्योंकि इस वक्त एंटी इनकम्बेंसी जो है सबसे ज़्यादा स्केल पर थी और लोगों ने उसको प्रदर्शित भी किया है।
कहीं न कहीं लगता है कि कांग्रेस ने ठीक टाइम पर मतदाताओं की नब्ज़ पकड़ी, उन्हें क्या चाहिए वो पकड़ा और आने वाला जो ये जो इलेक्शंस थे उसको ध्यान में रखते अपना जो गारंटी पत्र था काफ़ी पहले कांग्रेस ने घोषित कर दिया था कि हम ये आपको सरकार आने पर ये चीज़ें देंगे। तो आपको लगा कि कहीं न कहीं लोगों में उस गारंटी का भी कोई इम्पैक्ट रहा? हाँ, निश्चित तौर पे सबसे ज़्यादा हमने कहा पहले गारंटी 10 गारंटी हमने दी। सबसे पहले कहा हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, ओपीएस को बहाल करेंगे और दूसरा था कि हम हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को जो सरकारी नौकरी में नहीं है 18 साल से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने जो है उनको वो एक भत्ता देंगे और तीसरा था कि हिमाचल प्रदेश में एक साल के अंदर अंदर हम सरकारी जो है 100 नौकरियां इस वक्त लगभग 1,25,000 नौकरियां खाली पड़ी है 1,00,000 नौकरियों को हम भरेंगे और 5 साल में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में 5 लाख नौकरियां हम देने का प्रयास करेंगे जिसमें उद्योग भी शामिल है और दूसरे आउटसोर्स कर्मचारी भी शामिल है और इसी तरीके से हमने एक स्टार्टअप फंड 680 करोड़ का रखा है। हर कंस्टिट्यूंसी में 10 करोड़ देंगे। जो नौजवान अपना व्यापार करना चाहता है, दुकान खोलना चाहता है, छोटा उद्योग लगाना चाहता है, कोई टैक्सी लेना चाहता है, ट्रैवलर लेना चाहता है, 5 साल तक उनको बिना ब्याज के ऋण दिया जाएगा, उनसे कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। और इस तरह से हमने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी जो एम्बुलेंस सेवाएं शुरू करने का किया है। इसी तरह हमने जो है बाकी लोगों को भी देने के लिए 10 लीटर दूध लेने का भी हमने बाजार से ज़्यादा रेट पे फैसला किया है। तो इसका जो हमने गारंटी लोगों को दी है इसका काफ़ी असर लोगों में पड़ा है और विशेष तौर पर गारंटी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोग घुटन महसूस कर रहे थे, उस घुटन से छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए लोगों ने एन ब्लॉक कांग्रेस पार्टी को वोट दिए हैं। अगर बहुमत मिला तो क्या इस बार भी सीएम मंडी से होंगे? ऐसा है, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह तानाशाह पार्टी हमारी नहीं है। अब जितने हमारे विधायक चुन करके आएंगे 50 विधायक चुन करके आएंगे, हमारी कांग्रेस हाईकमान जो है ऑब्जर्वर भेजती है, विधायकों की राय लेती है। जिसकी ज़्यादा विधायक होंगे, जिसके पक्ष में ज़्यादा विधायक होंगे, उनको फिर कांग्रेस हाईकमान को देते हैं और कांग्रेस हाईकमान कहती है हाँ इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। तो इस तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो भी कांग्रेस हाईकमान का फैसला होगा लोकतांत्रिक तरीके से उसको एक्सेप्ट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तानाशाही सरकार है। उत्तराखंड में देखा, जिसको मुख्यमंत्री धामी को किया वो हार गया। 7-7 बार के चुने हुए एमएलए उनको पूछा तक नहीं और सीधे कहा कि नहीं ही मुख्यमंत्री होगा। गुजरात में रूपानी जो है उसके खिलाफ कोई डिसीजन नहीं थे, मोदी ने कहा इस्तीफा दो, सारा मंत्रिमंडल बाहर और नए लोग डाल दिए, एक भी प्रधानमंत्री लिया। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है, लोकतंत्र तरीके से जो है हमारे नेता का चुनाव किया जाता है। ये रही राजनीति की बातें। अब थोड़ा सा हम पर्सनल बात आपसे करें कि चुनाव थे, काफ़ी व्यस्त आप रहे, देर देर रात तक मीटिंग्स करते रहते। घर का कैसा माहौल रहता है? घर का कितना सपोर्ट मिलता है? मंत्री रहे हैं और उसके बाद अभी स्टार प्रचारक आप रहे हैं, बहुत व्यस्तता भरा जीवन रहता है। क्या घर वाले कभी शिकायत करते हैं कि टाइम नहीं मिल पाता है? हाँ, घर वाले को क्या टाइम मिलने में, सवेरे 6 बजे तैयार होकर के जो है अपने गंतव्य तक चले जाता था। लोग इंतज़ार करते थे, लोगों के साथ ही फिर खाना खाना और लोगों में प्रचार करना। और जो उत्साह अब की बार लोगों में देखा, मैंने भी 9-10 चुनाव लड़े हैं, इतना अच्छा उत्साह आज तक मैंने कभी नहीं देखा। और लोगों में एक और भी था कि अब ठाकुर साहब 9वीं बार जाएंगे तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ बनेंगे। तो एक ऐसा उत्साह आज तक मैंने नहीं देखा और निश्चित तौर पे लोगों ने जो मुझे वोट डाले हैं 9वीं बार विधायक बनने के लिए डाले। और घर वालों में कैसा माहौल है? घर का क्या माहौल है? घर वाले क्या कह रहे हैं? घर वाले भी कैसा था, मेरी घरवाली भी, मेरा बेटा भी, मेरी बहू भी, मेरा पोता भी, ये सारे जो है चुनाव में लगे हुए थे। बेटा तो दफ्तर देख रहा था, मटीरियल लोगों को भेज रहा था और मेरा पोता जो डॉक्टर है वो भी वैसे यूथ में उसका काफ़ी पहचान है किया। और मेरी घरवाली जो है और मेरी बहू बेटी जो है वो गांव-गांव में जाकर महिलाओं के साथ प्रचार करती रही और उनको भी काफ़ी रिस्पॉन्स
लोगों अच्छा का मिला है। ओके। तो अभी हम बात कर रहे थे कांग्रेस के दिग्गज नेता कौल सिंह ठाकुर से। मतदान के बाद जो है ये अब शिमला पहुंचे हैं, तो हम इनसे मिले और हमने जाना कि व्यस्तता भरे शेड्यूल में घर वालों का क्या माहौल था। तो हमने जाना कि इनके घर वाले भी इनकी तरह व्यस्त रहे और इनके चुनाव प्रचार में काफ़ी उन्होंने भी अपना जो समय दिया, और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जब मतगणना होगी तो जो भी समीकरण बनेंगे तो वो बात की बातें हैं। लेकिन फिलहाल ये काफ़ी उत्साह भरा इनके दिल में माहौल है कि कांग्रेस जो है वो प्रचंड बहुमत से आएगी और सरकार बनाएगी। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा वीरभद्र सिंह ने विधानसभा चुनाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अच्छे बहुमत से जीतेगी और राज्य में सरकार बनाएगी। हम कम से कम 40 विधानसभा सीटें जीतेंगे। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का कार्यकाल निराशाजनक रहा क्योंकि राज्य के लिए कोई विकास और विशेष योजनाएं नहीं देखी हैं। और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। मुझे इस बार कांग्रेस की स्थिति काफ़ी बेहतर है और काफ़ी अच्छी है। हम उस मुकाम पे हैं खड़े जहां हम अच्छी मेजॉरिटी लेकर आएंगे और सरकार बनाएंगे। मेजॉरिटी की अगर बात कर रहे हैं, अगर सीट्स हम देखें 68 में कितना आंकी हैं, क्या आपकी कैलकुलेशंस हैं? अगर आप मिनिमम से मिनिमम भी लेके चलें तो मुझे लगता है हम 40 क्रॉस कर लेंगे। हम ये जानना चाहेंगे इश्यूज क्या थे जिस आधार पर आप कहती हैं कि कांग्रेस मेजॉरिटी में आई? देखिए 5 साल बीजेपी की सरकार रही और लोगों को काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी और ये बार बार ये बात बोलते थे कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी का आशीर्वाद भी था और अगर ये चाहते तो 5 साल में कुछ करते, पर इन्होंने बड़ा निराशजनक रहा इनका ये टेन्योर। इसमें ना कोई काम हुआ, ना कोई विकास हुआ और ना ही कोई बड़ी योजना ये केंद्र से ला पाए। तो ये एक मुख्य कारण है। जैसे हमारे बागवान है, किसान है, उनको भी बहुत उम्मीदें थी कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार मदद करेगी और हम जो इश्यूज को लेकर जा रहे हैं उसके ऊपर विचार किया जाएगा। 5 साल बीत गए, ना वो बातें धरातल पर उतरी और ना ही लोगों को ये सेटिस्फाई कर पाए। अंततः लोगों ने ये मान लिया कि कांग्रेस की सरकार को ही लाना पड़ेगा, फिर ही हमारे काम आगे हो पाएंगे। तो मैं समझती हूँ एक ये इशू है। दूसरा, आप देख ही रहे हैं कि कितनी महंगाई किस स्तर तक चली गई है। ऊपर से सरकार ने हर चीज़ पे जीएसटी लगा दी है, जिससे और भी आर्थिक बोझ लोगों पर पड़ा है। दूसरा, बेरोजगारी भी एक इशू है। 65,000 वेकेंट पोस्ट है अभी हिमाचल प्रदेश में, जिसको ये भर नहीं पाए और ना ही इन्होंने कोई नई नौकरियों का देने की कोशिश की। और अब वही बेरोजगार, वही नौजवान युवा ये उम्मीद करता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अवश्य हमारे को नौकरियां भी मिलेगी और इस समस्या से छुटकारा भी मिलेगा। महंगाई की पर भी लोगों को उम्मीद है कि अवश्य इस बात को हमने कितनी बार उठाया, कितनी बार ये कहा, और अफसोस तो मुझे इस बात का है कि प्रधानमंत्री के मुख से जो बात निकली। खबर धर्मशाला से है, जहां मकलोडगंज नडी गांव के पास गुना माता ट्रैक की ट्रैकिंग पर निकले एक विदेशी पर्यटक का शव 8 दिनों के बाद जंगल से बरामद कर लिया गया है। 8 नवंबर से लापता हुए मैक्समिलियन लॉरेंज के सर्च अभियान में जुटे एसडीआरएफ की टीम ने मंगलवार को उसके लाश को ढांग के नीचे से बरामद किया। बताया जा रहा है कि अंधेरा होने के कारण वे देख नहीं पाया और ढांग से नीचे गिर गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। बुधवार को शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। मैक्स लॉरेंजो नाम के अमेरिकन नेशनल थे, जिसके बारे में गुम होने की सूचना जो है डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में 8 नवंबर को हमें प्राप्त हुई थी। और उस सूचना के साथ जो है वो कुछ व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट शेयर किए गए थे हमारे साथ, जिसमें मिस्टर मैक्स के इंटरेक्शन मिस्टर अशोक जो उनके जान पहचान के थे उनके साथ जो है वो कुछ इंटरेक्शन हुई थी, जिसमें उन्होंने 6 नवंबर से लेके लगभग 7 नवंबर की रात लगभग 10 बजे के मैसेज हमारे साथ शेयर किए थे। और जिसमें लिखा गया था कि जो लास्ट मैसेज था उसमें मिस्टर मैक्स का ये मैसेज था कि वो गुम हो चुके हैं और अंधेरा बहुत है, ही इज़ ट्राइंग टू कम डाउन, यानी कि नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं।
और जब बाद में इंटरेक्शन में पता चला कि वो एक गुना माता ट्रैक के ऊपर निकले थे और अशोक जी जो उनके जान पहचान के थे वो व्हाट्सएप के चैट के माध्यम से उनसे इंटरेक्ट कर रहे थे और समय समय पे उनकी इंटरेक्शन से लग भी रहा था कि उनको वो एक तरह से क्वेश्चन भी कर रहे थे कि अंधेरा हो जाएगा, आप नीचे आ जाइए। और लास्ट मैसेज जो मिस्टर मैक्स का था वो यही था कि वो नीचे आने का प्रयास कर रहे हैं। 8 तारीख को ये स्क्रीनशॉट्स मिले थे और जो उनकी लोकेशन है उसकी लोकेशन जैसे हमें प्राप्त हुई थी तो हमने इमीडिएटली जो है एसडीआरएफ से संपर्क किया था और एसडीआरएफ ने तुरंत जो है उसमें 16 मेंबर्स की टीम को कॉन्स्टिट्यूट किया और जो डीएसपी साहब हैं हमारे मिस्टर सुनील राणा, उनकी अगुवाई में जो है उनकी एक रेस्क्यू टीम मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट की टीम के साथ जो है वो मौके पे रवाना हुई और पहले उन जहाँ से लास्ट लोकेशन थी वो शेयर जो हमने की थी उनके साथ, वहाँ से उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और साथ साथ में क्योंकि जंगल का एरिया था तो उसमें ड्रोन्स की भी आवश्यकता महसूस की गई थी। तो पुलिस जो सुब्रन पुलिस के डायरेक्शंस के अनुसार वहाँ पे ड्रोन्स भी डिप्लॉय किए गए थे और साथ साथ में स्निफर डॉग्स का भी जो है वहाँ पे स्क्वाड भेजा गया था सो दैट कि इमीडिएटली जो है हमें कुछ लीड मिले और हम उसको जो अमेरिकन नेशनल गुम हुआ है उसको ढूंढ पाएँ। बट अनफॉर्चुनेटली आज 15 तारीख को उनकी डेड बॉडी जो है हमें रिट्रीव हुई है जिसके बारे में अभी पुलिस जो है वो आवश्यक छानबीन कर रही है, कार्रवाई कर रही है और ये वही लोकेशन है लगभग 300 मीटर्स क्रो फ्लाइट डिस्टेंस पे जो लास्ट लोकेशन थी उसमें एक स्टीप जो गॉर्ज है उसके अंदर वो बॉडी पेट के साथ जो है स्टकअप हुई है ज़मीन के ऊपर और वो हमारे जो एसडीआरएफ के जवान हैं उनको ही सबसे पहले वो ट्रेस हुई है और ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन या सर्च ऑपरेशन आप कहिएगा लगभग 7 दिन चलाने के बाद अनफॉर्चुनेटली हमें आज उनकी बॉडी मिली है। इनके साथ मिस्टर करी जो उनके अंकल हैं मिस्टर डैन करी वो भी आज पहुंचे हैं यहाँ पे, उनसे बात भी हो रही है और उनको पूरा का पूरा वाक़या बता दिया गया है एंड वी आर वेटिंग कि उसके बाद जो है बॉडी को नीचे लाया जा सके और कानूनी रूप से उनका जो है पोस्टमार्टम करवा के बॉडी को। ज्यादा जानकारी के लिए धर्मशाला से संवाददाता संजय अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, फिलहाल जिस तरीके से एक विदेशी पर्यटक का शव जो है वो बरामद कर लिया गया है, क्या कुछ इसको लेकर अहम जानकारी? जी मुस्कान जी, आज जो पीछे 7 दिनों से सर्च अभियान चलाया हुआ था, इसको विदेशी जो अमेरिका का जो नागरिक था जो लापता था, तो उसका मंगलवार को आज जो है सब बरामद कर लिया गया। जो टीम सर्च अभियान में लगी हुई थी उनका कहना है कि ये एक पहाड़ी का एक रास्ता था जहाँ से ये रात को रास्ता भटका हुआ था और एकदम से नीचे की तरफ गिरा, जो काफी मतलब नीचे हम खाई बोल सकते हैं, खाई जंगलनुमा जो खाई थी और जो गिरने के बाद इसको जो चोटें लगी हैं जिसके कारण ये, क्योंकि अभी मौसम 2-3 दिन से काफी खराब है जिसके कारण ठंड भी थी और लगता है कि ठंड और चोटों के कारण जो है इसकी मौत हुई है। अब जो दूसरा जो कि पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के बाद भी थोड़ा पता लगेगा कि इसकी मौत के अन्य क्या कारण थे, लेकिन जो प्रथम दृष्टि से पुलिस ने और सर्च टीम ने पाया है कि गिरने के कारण ही इसकी मौत हुई है। इसके पिछले कल ही जो अमेरिका के अपने दिल्ली स्थित अमेरिका विदेश मंत्रालय को इसकी जानकारी दे दी गई थी, उसके बाद इसकी जानकारी अमेरिका में इनके परिजनों को दी गई थी और आज ही इनके जो मृतक है उनके चाचा जो है वो भी धर्मशाला पहुंच चुके हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये जो सब इनको सौंप दिया जाएगा और उसके बाद ये सब आगे अपने अमेरिका या ले जाना चाहेंगे तो वो ले जा सकते हैं। जी मुस्कान जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हिमाचल प्रदेश में जेबीटी भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को पात्र किए जाने पर जेबीटी प्रशिक्षु भड़क गए हैं। जेबीटी प्रशिक्षुओं ने कक्षाओं का बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। जेबीटी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ द्वारा धर्मशाला में रैली का आयोजन कर बोर्ड के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और कहा गया कि जब तक जारी आदेशों को रद्द नहीं किया जाता तब तक प्रशिक्षुओं द्वारा कक्षा का बहिष्कार किया जाएगा। जेबीटी प्रशिक्षुओं का कहना है कि जेबीटी टेंट में बीएड को लाने से हमारे हकों को छीना जा रहा है। हम तब तक कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे जब तक शिक्षा विभाग इसे ठीक नहीं करते। जो हमारी आज ये रैली निकाली है, ये एक्चुअली कक्षाओं का बहिष्कार किया गया है। जो हमारे जेबीटी प्रशिक्षु हैं उन्होंने कक्षाओं का बहिष्कार किया है। पूरे हिमाचल में जितनी भी हमारे डाइट हैं, जितनी भी प्राइवेट कॉलेज हैं, उन सब ने क्लासेस का बाइकआउट किया हुआ है यहाँ से आज। अगर आपकी मांगें नहीं मांगी जाती है तो अगला कदम क्या रहने वाला है? सर हमारा मेनली ये है कि हम
जो हमारी जेबीटी टैट है, इसमें जो जेबीटी टैट की नोटिफिकेशन आई है उसमें इन्होंने बीएड को एंटर करने की बात की हुई है। डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ने इस बार जो नोटिफिकेशन की हुई है उसमें तो उन्होंने जेबीटी टैट में बीएड को एंटर करने की बात की है। तो इससे जेबीटी के जो जेबीटी है हमारे साथी देश भर में 45,000 जेबीटी जो पहले से ऑलरेडी बैठे हुए हैं, इसके बावजूद ये बीएड को एंट्री दे रहे हैं, तो हमारे जेबीटी का फ्यूचर इसमें स्पॉइल हो रहा है। इसलिए हम अपने हक के लिए यहाँ पे आए हुए हैं कि जो